तो इसके बाद देखिए यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, सोलेनोइड की कोई लंबाई dl को ले लेंगे और dl लंबाई में हमारी क्या होगी, करंट आई फ्लो होगी। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक dl लंबाई की हम क्या लेंगे, सोलेनोइड लेंगे। अब इसका जो डायग्राम बना, आवाज नहीं आ रहा है? तो देखिए हमने क्या किया, ये हमने सोलेनोइड के लिए ये हमने लंबाई दी, हमने इसको क्या कह दिया, इसको हमने पॉइंट A1 मान लिया और इसको हमने पॉइंट क्या कह दिया, A2 कह दिया, और साथ ही साथ इसकी लंबाई हमने कितनी मान ली, dl मान ली। अगर इसमें हमारे फेरों की संख्या स्मॉल n हो, जहां पर स्मॉल n क्या होता है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, तो इसमें फेरों, तो यहां से देखिए, इसके बाद हमने क्या किया, ये A2 से हमने ये रेडियस हमने मानी, ये हमारा कैसा है, इस तरीके से ये घुमाना बन रहा है, तो इसकी रेडियस हमने कितनी मानी है, स्मॉल a मानी है, और इसको हमने मान लिया ये हमारी एक्सिस है, इसका सेंटर है, तो O हमारा क्या है, सेंटर है, और A1 A2 हमारी क्या है, सोलेनोइड की लंबाई है, जितनी हमने लंबाई ली है। अब हमें देखना है इससे अगर हमारा कोई पॉइंट x डिस्टेंस हो, क्यों, क्योंकि हम सोलेनोइड के केस में जानते हैं कि जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो केवल उसकी एक्सिस पर होती है। तो एक्सिस हमने कहां पर माना है, O बिंदु पर माना है, तो O बिंदु के सीध में जितने भी पॉइंट होंगे वहीं पर हमें क्या मिलेगी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो हमने माना O से हमारा ये क्या है, कोई पॉइंट P है, इसकी डिस्टेंस हमारी क्या है, x है, और ये हमारी सोलेनोइड है। सोलेनोइड कैसी बन रही है, इस तरीके से, इतनी रेडियस की हमारी सोलेनोइड ये हमारी बन रही है, रेडियस हमने कितनी मानी, ये मानी। अब देखिए ये जो हमारा पॉइंट है, अगर हम एक सिरे से की ये माने, तो ये हम मान सकते हैं ये कितना एंगल बना रहा है, अल्फा बना रहा है। जो हमारा पहला सिरा है सोलेनोइड का, A1 से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, और जो दूसरा सिरा है वो हमारा कितना एंगल बना रहा है, अल्फा प्लस d अल्फा बना रहा है, तो अल्फा निकल जाएगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, हमने मान लिया d अल्फा बना दिया। और इसी के साथ में अगर हम यहां से हम परपेंडिकुलर डाल दें, इसको हम पॉइंट कहते हैं, तो ये हमारा डायग्राम बन जाएगा सोलेनोइड का। ये डायग्राम सबको क्लियर है? अब देखिए हमने सोलेनोइड की लंबाई कितनी ली है, dl ली है, ठीक, और dl हमारा क्या है, ये सोलेनोइड की लंबाई है, और अगर हम माने हमारे स्मॉल n क्या है, सोलेनोइड की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, तो स्मॉल n हमारे क्या है, पर यूनिट लेंथ में फेरों की संख्या है, तो dl लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, कैपिटल N इक्वल टू n इंटू, और इसी के साथ में हमने ये पॉइंट मान लिया, ये हमारा कितना है, ये हमारा कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है। अब देखिए अगर हम बायो-सेवर्ट नियम लगाएंगे, तो बायो-सेवर्ट नियम हमारा क्या है, A1 A2 है, A1 A2 की लंबाई कितनी है, dl है, और करंट कितनी फ्लो हो रही है, I फ्लो हो रही है, तो A1 A2 हमारा क्या हो जाएगा, करंट एलिमेंट हो जाएगा, और करंट एलिमेंट से इस P पॉइंट पर हम अगर बायो-सेवर्ट नियम लगाएंगे, तो बायो-सेवर्ट नियम हमारा क्या बताएगा, तो यहाँ पर हम A1 A2 हमारी कैसी है, कॉइल है, तो कॉइल के कारण r डिस्टेंस पर हम क्या लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड dB इक्वल टू क्या लिखते हैं, म्यू नॉट Ni a स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पर जो हमारी डिस्टेंस दे देते हैं a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2, या हम इसको ऐसे लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2, और इसके साथ में क्या लिखते थे हम,
ये देखिए म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर ए हमारे क्या है कॉइल की रेडियस है और ये डिस्टेंस है स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये देखिए अब यहाँ पर जो हमारे नंबर ऑफ टर्न्स है क्या है कैपिटल एन है और यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स इस A1 A2 में होंगे स्मॉल एन हमने क्या माने हैं पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स है और यहाँ पर लंबाई कितनी हमने ली है सोलेनॉइड की dl लेंथ ली है तो कैपिटल एन की वैल्यू क्या हो जाएगी n into dl। तो n की प्लेस पर हम क्या लिख देंगे म्यू नॉट n dl i a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। ये इतना क्लियर है सबको? देखो ये हमने केवल क्या किया है ये हमने कोई कॉइल के कारण जो हमारा r डिस्टेंस पर जो कॉइल होता था उसके कारण हमने ये इंटरेस्टिंग मैट्रिक्स ली है। बस हमने n की जगह पर क्या ले लिया यहाँ पर स्मॉल n इनटू dl और स्मॉल n हमारा क्या है पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स है इकाई लंबाई में फेरों की संख्या है और यहाँ पर हमने लंबाई कितनी ली है dl ली है तो dl को हमने क्या कर दिया n से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ से अगर हम देखें इस ट्रायंगल में अगर हम इस ट्रायंगल को माने तो ये हमारा अल्फा एंगल है और ये अल्फा प्लस डी अल्फा है मींस ये छोटा वाला एंगल कितना बना डी अल्फा बना। तो इस ट्रायंगल में हम कौन सा लेंगे A2PO में क्या हम लिख सकते हैं ट्रायंगल A2PO में हम अगर sin अल्फा प्लस डी अल्फा लिखें क्या लिखेंगे sin अल्फा प्लस डी अल्फा इक्वल टू हम क्या लिखेंगे sin इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कितना a और ये डिस्टेंस हमारी कितनी r तो इसको हम कितना लिख सकते हैं a भाई। अब देखो अल्फा हमारा क्या है ये हमारा ये एंगल है और d अल्फा क्या हो जाएगा सोलेनॉइड की जब लंबाई हम बहुत लेंगे तो ये d अल्फा क्या हो जाएगा छोटे से छोटा होता जाएगा। तो d अल्फा को अगर हम बहुत छोटे मानेंगे तो sin अल्फा प्लस d अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं sin अल्फा इक्वल टू a अपॉन तो साइन में जब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं एंगल में तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा तो अल्फा प्लस बी अल्फा को हम कितना लिख सकते हैं साइन अल्फा लिख सकते हैं और यहां से हमें a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें a इक्वल टू वैल्यू मिल जाएगी r साइन। ये यहां तक सबको क्लियर है? अब देखो इक्वेशन हमारी इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया इसको इक्वेशन हमने क्या मान लिया अब इसके बाद हमें क्या करना होगा ये जो हमारी A to C है ये हमने क्या किया A to से इस पर परपेंडिकुलर डाला तो A to C हमारा क्या है इस ट्रायंगल में भी कॉमन है और इस ट्रायंगल में भी है तो हम क्या करेंगे और ये अल्फा है तो ये हमारे जो एकांतर कोण होगी ये भी कितना हो जाएगा अल्फा हो जाएगा जो पहला ट्रायंगल होगा तो अल्फा है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे A1 A to C में हम A to C की वैल्यू निकालेंगे और A to C P में A to C की वैल्यू निकालेंगे और वो दोनों A to C की वैल्यू क्या होंगी बराबर होंगी और वहां से हम दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो देखिए अब हम पहले ट्रायंगल को लेंगे A1 A to C तो A1 A to C में देखिए क्या होगा ट्रायंगल A1 A to C क्या होगा ये अल्फा है इसके सामने क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे A to C अपॉन A1 A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन A to C इक्वल टू क्या हो जाएगा A to C अपॉन A1 A2 इक्वल टू साइन अल्फा और A1 A2 हमने कितना माना है dl माना है तो A to C की वैल्यू कितनी हो जाएगी A to C इक्वल टू हो जाएगा dl साइन और ये क्वेश्चन नंबर हमारी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए अब हम जब इस ट्रायंगल को लेंगे तो हमारा कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा A2OP और यहां पे हम क्या लिख सकते हैं ये हमारा कितना एंगल होगा ये देखो d अल्फा के सामने ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा तो A2O नहीं A2C तो हमारा क्या लिखेंगे हम A2C अपॉन क्या लिखेंगे A2P इक्वल टू साइन ये तो लिखेंगे और डी अल्फा हमारा क्या है बहुत छोटा एंगल है तो जब हमारा एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को हम किस में लिख सकते हैं थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं
तो हमारा क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी डी, और A2C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A2P हमारा कितना है R है, तो A2C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A2C इक्वल टू हमारा हो जाएगा R, और ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी। देखिए यहां तक सबको क्लियर है। देखो सबसे पहले देखो डायग्राम को समझ लो। हमने क्या किया, हम सोलेनोइड के कारण किसी बिंदु पर हम क्या निकाल रहे हैं, इंटेस्टिया मैट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो हमने क्या किया, सोलेनोइड की डीएल लंबाई दे दी A1 A2, और जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल a है। और सोलेनोइड के केस में जो हमारी इंटेस्टिया मैट्रिक फील्ड होती है केवल उसकी एक्सिस पर होती है, तो हम O से लेकर P तक की दूरी कितनी माने हैं, x माने हैं। हमें किस पर निकालना है, इंटेस्टिया मैट्रिक फील्ड P पॉइंट पर निकालनी है। अब हम P पॉइंट को हमने क्या किया, जो सोलेनोइड हमने लंबाई पे लिया है उससे हमने मिला दिया। A1 को हमने क्या कर दिया, P से मिला दिया, जिसका एंगल कितना है, अल्फा है। और इस P2 को हमने दूसरे सिरे से क्या दिया, जिससे एंगल कितना बन रहा है, d अल्फा बन रहा है। और A2 से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, तो A2 से हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अब ये हमारी A1 A2 क्या है, सोलेनोइड में हमारा क्या होता है, कार्डबोर्ड के ऊपर हम कॉपर के वायर लपेटते जाते हैं, और कॉपर के वायर जब लपेटेंगे तो हमारी क्या बनती जाएगी, एक कॉइल बनती जाएगी। तो A1 A2 हमारी क्या हो जाएगी, कॉइल हो जाएगी, जिसकी लंबाई कितनी है, dl है, और करंट कितनी बह रही है, I बह रही है। और अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n होते हैं, तो किसी कॉइल के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है dB = μ0 LIA2/2a² + x² 3/2 होता है। ये हमने करंट कैरिंग कॉइल के लिए फार्मूला निकाला था। अब यहाँ पर हमने क्या लिया, लंबाई ली है dl ली है, और जो हमारी पर यूनिट लेंथ है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n है। तो यहाँ पर A1 A2 में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, स्मॉल l इनटू dl हो जाएंगे। तो n के प्लेस पर हमने क्या लिख दिया, n इनटू dl लिख दिया। अब इसके बाद अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, इसमें A2OP में तो sin अल्फा प्लस d अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/r हो जाएगा। तो यहां से हमारा हो जाएगा A इक्वल टू r sin अल्फा। इसके बाद हम इस ट्रायंगल में देखेंगे A2C A1 में, तो A1 A2C में हमें A2C अपान A1 A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin अल्फा। यहां से हमने A2C निकाला, और तीसरा ट्रायंगल हमारा ये जो है A2CP, इससे हमने A2C की वैल्यू निकाली। A2C हमारा क्या है, दोनों में कॉमन है, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सब सेम है थर्ड और फोर्थ में, तो इनके राइट साइड भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो हम जब इक्वेशन 3 और 4 को जब हम कॉमन करेंगे, इक्वल करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, r d अल्फा इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, dl sin। आर डी अल्फा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, dl sin अल्फा। और इक्वेशन 1 में देखो हमारी कितनी वैल्यू है, dl की वैल्यू है। तो यहां से जब dl की वैल्यू निकालेंगे, अब हम इसको इक्वेशन को हम ये दे रहे हैं, यहां पे इक्वेशन 2 को लिख रहे हैं। तो जब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, dv इक्वल टू μ0 n dl। अब dl के बेस पे हम क्या लिख देंगे, dl के बेस r d अल्फा अपान sin, r d अल्फा अपान sin। और इसके साथ में क्या हो जाएगा, इस वाले का हमने लिख दिया है, dl भी लिख दिया I इनटू a स्क्वायर, और अपान कितना हो जाएगा, 2a² + x² पावर 3/2। तो देखो a² + x² जब हम इसमें पाइथागोरस रूल में लगाएंगे, तो a² + x² इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा, और r² पावर 3/2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, r पावर क्यूब मिल जाएगा। और इसके अलावा तो कुछ नहीं मिलेगा ना। अब यहां से a² है, और इक्वेशन 2 से a की वैल्यू कितनी है, r sin अल्फा है। तो हम ये वैल्यू जब यहां पर पुट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, μ0 n r d अल्फा I, और a² की वैल्यू लिखेंगे r² sin² अल्फा अपान 2 sin अल्फा r पावर। देखो r यहां से r² और ये r3, ये सब हमारे कैंसिल हो जाएंगे,
अब हमारा कितना मिलेगा यहां से देखिए, dv की वैल्यू म्यू नॉट स्मॉल एन आई आर स्क्वायर कैंसिल हो गए और साइन अल्फा से एक साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि नाइन साइन अल्फा इनटू डी अल्फा अपॉन, यही तो होगा। अब देखो यहां पर अगर हमारी सोलेनाइड ये हमारी क्या हो गई, ये हमने लेंथ मानी थी a1 से लेकर a2 तक मानी थी, और ये एंगल हमारा कितना था अल्फा से लेकर अल्फा प्लस डी अल्फा। अगर हम माने कि हमारी सोलेनाइड पॉइंट पर अल्फा 1 और अल्फा 2 एंगल बना रही है, एक सिरा हमारा क्या बना रहा है अल्फा 1 एंगल बना रहा है और दूसरा सिरा हमारा क्या बना रहा है अल्फा 2 एंगल बना रहा है, तो हम इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे अल्फा 1 से लेकर अल्फा 2 तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा जो टोटल सोलेनाइड होगी उसके कारण हमारी क्या हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। जैसे यहां से हमने क्या लिया था अल्फा लिया था, एक सिरा हमने a1 माना था। अब अगर हम माने कि हमारा जो सोलेनाइड दी गई है वो हमारे पॉइंट पर अल्फा 1 से लेकर अल्फा 2 तक एंगल बना रही है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को हम कर देंगे अल्फा 1 से लेकर अल्फा 2 तक हम क्या कर देंगे, और जब इंटीग्रेट करेंगे तो देखो म्यू नॉट ni/2 ये हमारा बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट ni/2 हमारा हो जाएगा बाहर, और यहां से हमें क्या मिल जाएगा sin अल्फा डी अल्फा, और यहां से हमारा हो जाएगा अल्फा 1, और sin अल्फा का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा कितना मिलेगा माइनस cos अल्फा मिलता है, और माइनस cos अल्फा पे लिमिट लगाएंगे तो हमें कितना मिलेगा म्यू नॉट ni/2, तो हमें मिल जाएगा cos अल्फा 1 माइनस cos अल्फा 2। क्लियर है सबको? अब देखो अब ये अल्फा 1 और अल्फा 2 हमें एंगल देखने होंगे, कितने एंगल बनेंगे। देखो यहाँ पर इसका पहला केस है, ये हमारा जनरल फार्मूला हो गया। अगर हम बात करें हमारी सोलेनाइड क्या है बहुत बड़ी है, इनफाइनाइट लेंथ की है, तो इनफाइनाइट लेंथ की होगी तो a1 हमारा क्या हो जाएगा बहुत दूर हो जाएगा, तो एंगल धीरे धीरे हमारा क्या होता जाएगा कम होता जाएगा। तो जब हमारी इनफाइनाइट लेंथ हो जाएगी सोलेनाइड की उस समय हम अल्फा 1 इक्वल टू कितना मान लेंगे अल्फा 1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना पॉइंट दूर होता जाएगा ये लंबाई उतना पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा अल्फा की वैल्यू क्या होती जाएगी कम होती। साइड का नहीं दिखा है, एक मिनट। तो ये हमारा जो b की वैल्यू आई है b इक्वल टू म्यू नॉट ni/2, और ये वैल्यू आई थी cos अल्फा 1 माइनस cos, ये हमारी वैल्यू आई। अगर हम माने हमारा जो दिया गया सोलेनाइड है इनफाइनाइट लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी है इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट लेंथ में हमारा जो पहला एंगल हो जाएगा जो एक कॉर्नर का अल्फा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ये हमारा पॉइंट क्या होता जाएगा ये इस तरीके से होता जाएगा, तो अल्फा कितना हो जाएगा 0, और दूसरा वाला पॉइंट वो भी बड़ा होगा तो ये कितना हो जाएगा इस तरीके से रोटेट हो जाएगा, तो उस केस में अल्फा 1 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, और अल्फा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई। जब भी हम इनफाइनाइट लेंथ की बात करेंगे तो इनफाइनाइट लेंथ में हमारा जो अल्फा 1 की वैल्यू हो जाएगी 0 और अल्फा 2 की वैल्यू हो जाएगी पाई। अब देखो यहां पर जब हम फार्मूला लगाएंगे तो b इक्वल टू हमें मिल जाएगा म्यू नॉट ni/2, और cos 0 की वैल्यू 1 और cos पाई की वैल्यू -1, तो 1 + 1 मिलके कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो जब इनफाइनाइट लेंथ की होगी सोलेनाइड तो उसके कारण जो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी म्यू नॉट ni, और यहां पर n हमारा क्या है पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स है, जितनी हम लंबाई लेंगे वो एकांक लंबाई में हमारा, या अगर इसको ऐसा लिखना चाहो म्यू नॉट कैपिटल N I अपॉन n हमारा क्या है नंबर ऑफ टर्न्स है, और ये दिए गए सोलेनाइड की क्या है लेंथ है। तो ये हमारा पहला केस हो गया जब हमारा इनफाइनाइट है। दूसरा केस अगर हम माने कि हमारा जो पॉइंट P हो
ये क्या हो, या तो A1 पर हो या A2 पर हो, दोनों में से किसी एक बिंदु पर हो। तो जब हमारा पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा तो एक एंगल तो अल्फा 1 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 होगी, लेकिन अल्फा 2 हमारा क्या हो जाएगा, पाई बाई 90 डिग्री पे हो जाएगा। पॉइंट हमारा क्या होगा, इसी बिंदु पर होगा, तो अल्फा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 2 हो जाएगी। तो उस केस में b की वैल्यू हमारी हो जाएगी म्यू नॉट ni अपॉन। क्लियर है सबको, सबको क्लियर है? लिमिट देखो, यहां पर हमने अल्फा 1 जैसे यहां पर हम मान रहे सॉलिडाइड हमारा ये इस तरीके से हम डायग्राम बना रहे हैं। ये अगर हमारी कोई, ये हमारा पॉइंट है और ये हम सॉलिडाइड मान रहे हैं, तो सॉलिडाइड का एक सिरा अगर यहां से माना है तो ये एंगल हमारा जो p पे बनेगा वो हमने अल्फा 1 माना है, और ये वाला जो इस पॉइंट पे बनाएगा मींस ये वाला एंगल हमने कितना लिया है। अब ये देखो, जब बहुत दूर होता जाएगा तो ये हमारा लाइन क्या होगी कि धीरे धीरे इसी सीध में आ जाएगा, तो ये अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, और अल्फा को बढ़ता जाएगा उस रेट, जैसे मान लो यहां से करें तो यहां से धीरे धीरे एंगल कितना हो जाएगा, कम होता जाएगा, तो ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा पाई हो जाएगा सीध में इनफाइनाइट लेंथ में, और ये हमारा 0 की ओर आता जाएगा। तो उसी बेस पर हमने यहां पर लिमिट, और जब हम इसको एम्पियर लॉ से करते हैं तो एम्पियर लॉ का तो बहुत कांसेप्ट आसान है। एम्पियर लॉ में हमें क्या करना पड़ता है, अब इसी को देखो, अगर हम एम्पियर लॉ से करें तो बहुत आसान है। तो एम्पियर लॉ में हमें क्या करना पड़ता है, एक काल्पनिक पाथ एम्पीरियन पाथ बनाना होता है, और उसके कारण जो हम एम्पियर सर्किट लॉ लगाते हैं, तो एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है, B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट, ये हमारा एम्पियर सर्किट लॉ का फार्मूला है, जहां पर m क्या है, पेड़ों की संख्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, और I क्या है, जिसके कारण हम निकाल रहे हैं। जैसे हम दोस्ता में क्या लेते थे, उसके अंदर हमें आवेश होना चाहिए था, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, उसके अंदर करंट होनी चाहिए। तो देखो, अगर हम सॉलिडाइड इस तरीके से माने, और ये हमने मान लो ये हमने पॉइंट है, यहां से लेकर पी क्यू, ये हमने इसकी लंबाई कितनी ले ली, मान लेते हैं हम लंबाई इसकी कितनी ले ली। अब हमें क्या करना है, सॉलिडाइड के केस में हमारी कहां पर होगी, केवल एक्सिस पर ही उनकी क्षण की तीव्रता होगी, इंडस्ट्रियल मैग्नेटिक फील्ड होगी हमेशा एक्सिस पर होगी। तो हम क्या करेंगे, इस पीक्यू को लेते हुए एक काल्पनिक पाथ बनाएंगे, और यहाँ पर जब हमारी पीक्यू लंबाई दी गई है, जो हमारा एम्पीरियन पाथ बनेगा वो क्या बनेगा, एल लंबाई का एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, पी क्यू आर, पी क्यू इस तरीके से। अब देखो PQ के केस में जो एंगल होगा बीच में, जो B और DL, BDL क्या है, दोनों एक ही सीध में है, तो θ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इस लंबाई में क्या है, B हमारी इधर होगी, DL हमारा RS क्या है, QR क्या है, ऊपर है, तो θ2 कितना हो जाएगा, 90। फिर हमारा RS क्या है, B हमारी इधर है, RS इधर लिया गया, इधर लिया गया, तो θ3 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो इसको हम लिखते हैं पाई हो जाएगा, ठीक। या हम इसको क्या लिख देंगे, पैरेलल में इसको -0 लिखेंगे। ये हमारा क्या होगा, पैरेलल ही होगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बी हमारी इधर होगी और लंबाई किधर हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, तो इसको अगर हम -0 डायरेक्शन मतलब हमारा क्या है, इसकी वैल्यू हमारी डायरेक्शन अपोजिट है, एंगल कितना ही रहेगा, 0 ही रहेगा, डायरेक्शन बस बदलेगी। और चौथा फिर हमारा क्या है, b इधर है, लंबाई इधर होगी, तो यहाँ पर θ4 कितना हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। अब हमारा अगर इस एम्पीरियन पाथ से अगर हम BDL लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, BDL हमारा क्या फार्मूला होता है, BDL इक्वल टू म्यू नॉट n इनटू I हमने माना है, इसमें जो हमारी सॉलिडाइड है इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, I फ्लो हो रही है, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने, कैपिटल लेते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, BDL इक्वल टू म्यू नॉट ni। अब ये BDL हमारा कौन सा लिया जाएगा, ये रिवर्स पाथ कौन सा होगा, PQ। अब हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग छोड़ देंगे, तो पहले हमने क्या ले लिया, PQ BDL प्लस QR BDL प्लस
फिर क्या हो जाएगा आर एस डी डी एल, और यहां से हो जाएगा एस पी डी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट। अब देखो ये हमारा क्यू आर थीटा टू कितना है 90, तो ए डॉट बी जब लिखेंगे तो ए बी cos थीटा होगा, तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। क्यों नहीं, आगे प्लस वाला 0 हो जाएगा। और ये जो हमारा क्या है सोलेनॉइड के बाहर है, और सोलेनॉइड के अगर एक्सिस से बाहर होता है तो एक्सिस के बाहर हमारी इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस केस में हमारा क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर b की वैल्यू 0 होगी। ये हमारा क्या है सोलेनॉइड के बाहर है, सोलेनॉइड मतलब क्या है इस शेप में है, और ये पॉइंट हमारा क्या है बाहर है, तो यहाँ पर b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो तीसरा टर्म भी क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। केवल हमें टर्म कौन सा मिलेगा, pq। अब हम जब इसको करेंगे सॉल्व तो हम क्या लिखेंगे, pq bdl इक्वल टू हमारा म्यू नॉट, b हमारा यूनिफॉर्म है, bdl इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा म्यू नॉट ni, और dl यहाँ पे dl हमने कितनी ली है pq के लिए l लंबाई ली है, तो b into l इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट ni, या हम l से अगर डिवाइड कर दे तो अभी जो फॉर्मूला हमने निकलवाया था b इक्वल टू म्यू नॉट l i अपॉन, ये हमारा करंट कैरिंग सोलेनॉइड के लिए ये निकाला था। यहां पर हमने क्या माना है, जो हमारा पॉइंट है इस तरीके से सोलेनॉइड की एक्सिस पर कोई नहीं, ये सबको समझ में आ गया। हाँ देखो अगर क्वेश्चन में पूछा गया है केवल सोलेनॉइड की करंट निकालिए तो किसी भी फार्मूले को लगा सकते हैं, और अगर कभी कभी क्वेश्चन में क्या लिख देते हैं बायो-सेवर्ट नियम का उपयोग करते हुए निकालिए, बाय यूजिंग बायो-सेवर्ट एप्लीकेशन या बाय यूजिंग एम्पीयर सर्किट लॉ। अगर ऐसा लिखते हैं तो आपको उसी नियम से बनाना पड़ेगा। अगर बायो-सेवर्ट नियम कहा जाएगा तो बायो-सेवर्ट नियम को बनाना पड़ेगा, और अगर एम्पीयर नियम को कहा जाएगा तो एम्पीयर नियम के हिसाब से बनाना पड़ेगा। और अगर नहीं दिया गया है तो एम्पीयर लॉ ज्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू बायो-सेवर्ट। इसके अलावा बताइए क्या पूछना है। करंट कैरिंग कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड आसानी से निकल आती है नहीं, तो क्लियर कर दे बताओ। करंट कैरिंग कॉइल के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, वो क्लियर है सबको। आवाज आ रही नहीं, बताओ वो अच्छे से क्लियर है नहीं। बायो-सेवर्ट नियम का उपयोग करते हुए करंट कैरिंग कॉइल के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता